और आइए अब विस्तार से बात करते हैं हाथरस हादसे को लेकर। शुरुआत इस वक्त की अपडेट के साथ आपको दे देते हैं, जो आशंका जताई जा रही थी मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। अब नया आंकड़ा सामने आया है। हाथरस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 से 123 पर पहुंच गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। हाथरस कांड को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है। हाथरस में सत्संग में जो भगदड़ मची, उसकी चपेट में आकर मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ गया है। अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 123 पर पहुंच गई है। कल तक ये संख्या 121 थी, जिसमें ज्यादातर महिलाएं जिनकी मौत हुई है, और अब ये संख्या और बढ़ गई है। 123 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं ही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हाथरस कांड को लेकर एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया है। 100 से ज्यादा लोगों की जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड है वो खंगाली जा रही है। कई जिलों में दबिश दी जा रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। तो 2 दर्जन से ज्यादा लोग जिन्हें हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 100 से ज्यादा लोग जिनकी जो कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स हैं वो खंगाली जा रही हैं, और उसी के जरिए अब कहीं ना कहीं कड़ियां जोड़ने की तैयारी में जांच एजेंसी। कई जिलों में दबिश भी दी जा रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है, और जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से ये जितनी जानकारियां सामने आ रही हैं कि साहब 2 दर्जन के आसपास लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 100 से ज्यादा लोग जिनकी जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं उसकी डिटेल्स खंगाली जा रही है। कई जिलों में दबिश दी जा रही है। मतलब ये हादसा कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार, उसकी तह तक पहुंचने के लिए ये कड़ियां जोड़ने का क्रम जारी है इस इन्वेस्टिगेशन के जरिए। संजय, बिल्कुल रोमाना, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही पूरी घटना को संजीदगी से लेते हुए आपने देखा किस तरह से जाकर के मौका मुआयना किया, घायलों के हालचाल लिए, पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है उसकी पल पल वो समीक्षा कर रहे हैं, आदेश निर्देश दे रहे हैं। तो ऐसे में जो पूरी सरकारी मशीनरी है वो लगी हुई है कि जो इस घटना के से जुड़े हुए तार हैं, जो इसकी तह तक जाने वाले बिंदु हैं, जो कार्रवाई है वो सारी कवायद लगातार उत्तर प्रदेश में चल रही है। और क्या एक्शन आगे बढ़ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण हैं। असीम अरुण प्रभारी भी हैं हाथरस के जिले के। असीम जी, मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन क्या कार्रवाई का भी स्तर बढ़ रहा है कुछ? पहले 24 घंटे रेस्क्यू और रिलीफ के थे, जिसमें घायलों का सही उपचार हो इसका प्रबंध किया गया। जो मृतक हैं, जो शव हैं, उनको सही तरीके से पूरी संवेदनशीलता के साथ में हैंडल किया गया और घर घर तक पहुंचाया गया सरकारी वे पे, और अंत्येष्टियां संपन्न कराई गई। अब समय है जांच का। इस संबंध में 3 स्तर पे जांच के आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। एक न्यायिक आयोग का गठन किया जा रहा है। एडीजी जोन आगरा की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक विषयों पे अनुसंधान के लिए एक टीम बनाई गई है, और एक एफआईआर दर्ज की गई थाना सिकंदराव पे, जिसको नॉर्मली एक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर विवेचना करता, बट यहाँ पे एक डीएसपी को विवेचना दी गई है करने के लिए। ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिसकी जितनी गलती है, वो चाहे आयोजक हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, किसी की क्रिमिनल लायबिलिटी आपराधिक इसमें जिम्मेदारी बनेगी, किसी की प्रशासनिक जिम्मेदारी बनेगी। ये रिपोर्टें मुझे आशा है कि जल्दी ही प्राप्त होंगी। मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे, लेकिन ये जरूर आश्वस्त करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कल जाकर के इतनी बारिश के बावजूद वहाँ पे निरीक्षण घटनास्थल किया, घायलों से मिले, मृतक परिवारों से मिले, और साथ साथ मीडिया को ब्रीफ करके उन्होंने पूरी बात बताई और स्पष्ट किया कि हमें दोनों काम करने हैं। जो गलती है उनको दंडित करना है, और फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए एसओपी बनानी है कि ऐसी आयोजनों में हमारी प्रक्रियाएं बड़ी मजबूत होना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसी घटना तो नहीं होगी। ऐसे जो भी आयोजन होंगे वहाँ पे सारी सुविधाएं और सुरक्षा चाक चौबंद होगी, आयोजक के द्वारा और सरकार के द्वारा। आप आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन लोगों को इस बात का भी आश्वासन चाहिए कि जो जिम्मेदार थे इस घटना के, चाहे वो भोले बाबा हों या उनके जो सेवादार हैं या अन्य लोग हैं, उन पर कोई एक्शन भी होगा क्या? क्योंकि भोले बाबा का नाम तो एफआईआर में नहीं है। एफआईआर दर्ज की गई है जिस व्यक्ति ने परमिशन मांगी, उसके अलावा 70-80 अन्य जितने भी लोग उसमें हैं। तो एक बड़ी टीम है जो उस आयोजन को कर रही थी। मैं समझता हूँ एफआईआर लिखने की पद्धति ये ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि एक व्यक्ति मुख्य आयोजक था। अब
पुलिस की टीम पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अन्य जिलों से सहयोग ले रही है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी इसमें आप देखेंगे कि जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जैसी जिसकी गलती वैसी उसको न्यायालय सजा देगा। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, आप हमें ये बताएं कि जो इस तरह के आयोजन होते हैं उसमें जो एसओपी फॉलो की जानी चाहिए थी वो क्या वास्तव में होती है या फिर वैसा ही होता है जैसा हाथरस में हुआ है? ये क्या परंपरा चली आ रही है? कुछ सिद्धांत तो बने कि कितने जमावड़ों पे कितनी फोर्स लगनी चाहिए, लेकिन जैसा मुख्यमंत्री जी ने तो आप वसीम अरुण को सुन रहे हैं जो ये आश्वासन दे रहे हैं कि साहब जो भी दोषी है बख्शा किसी को नहीं जाएगा, हर किसी के खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन सवाल तो जस का तस बना हुआ है ना कि साहब वो जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भोले बाबा का नाम क्यों नहीं है? ये सवाल बार बार पूछा जाएगा जब तक भोले बाबा के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। देखिए हाथरस में भगदड़ से ठीक पहले का अब एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बाबा की सुरक्षा में लगे जो सेवादार हैं वो वीडियो बनाने से आम लोगों को रोक रहे हैं, बाकायदा उन्हें धमका भी रहे हैं। मैं वो वीडियो आपको दिखाती हूं किस तरीके से सेवादारों की ये दादागिरी इस वीडियो में नजर आ रही है। ये देख रहे हैं आप, ये वर्दी पहने हुए सेवादार हैं यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो भक्त जो श्रद्धालु पहुंचे थे वो वीडियो बना रहे हैं। ये बिल्कुल जीटी रोड आपको नजर आ रही है और सड़क के दोनों तरफ बाबा का जो कार्यक्रम चल रहा था उसी का आयोजन, और इसमें आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो वीडियो बनाया जा रहा था उन लोगों को टोकते हुए यहाँ ये बाबा के सेवादार इस वीडियो में सुनाई पड़ रहे हैं। सुना आपने, फोन बंद करो, फोन बंद करो, इस तरीके से टोक रहे हैं वो लोग। और ये किस पर दादागिरी और धौंस जमा रहे थे? जो आम लोग यहाँ से गुजर रहे थे। दरअसल ये जीटी रोड है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रैंड ट्रंक रोड, आना जाना एक तरफ से रोड चल रही थी और उसी रोड में जो लोग गुजर रहे थे वाहन में बैठकर दूसरी तरफ से वो लोग, इतनी भीड़ हो रही है, इसका वीडियो बना रहे थे और उन पर भी अपनी धौंस जमाते हुए यहाँ ये बाबा के सेवादार दिखाई दे रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं। साफ तौर पर वीरेश पांडे किस तरीके से ये सेवादार धौंस जमा रहे थे, सिर्फ उन श्रद्धालुओं पर नहीं जो श्रद्धा में डूबकर यहाँ सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे, बल्कि जो सड़क से गुजर रहे आम लोग हैं उन पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे थे। ये तो अपने आप इनका रवैया जो है उसको बेनकाब कर रहा है। वीरेश, देखिए ये सेवादार एक तरीके से लठायत हैं, एक तरीके से गुंडे हैं और जिस तरीके से वो पूरे कार्यक्रम स्थल को अपने कब्जे में लिए रहते हैं, वहां पर जब प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग भी होते हैं, उनके हाथ पांव भी फूले रहते हैं क्योंकि चलती केवल सेवादारों की है। और यही वजह है कि सेवादार ही मुख्य विलेन की भूमिका में है और जो प्रशासन है और पुलिस है उनकी छापेमारी कर रही है, दबिश दे रही है और हर ठिकाने पर जांच की जा रही है। न केवल यूपी बल्कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के पुलिस के संपर्क में भी है यूपी पुलिस और सेवादारों की तलाश की जा रही है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सेवादारों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। और ये जो घटना स्थल है, घटना स्थल के आसपास के जो गांव हैं, उन इलाकों में, उन गांवों में, उन कस्बों में भी जाकर पुलिस छापेमारी कर रही है क्योंकि जो सेवादार हैं उनकी भूमिका वीडियो में प्रशासन को प्रथम दृष्टया दोषी वो प्राप्त हुए हैं और ऐसे में सेवादारों की जो भूमिका वीडियो में दिख रही है वो सबसे ज्यादा बड़ी है। और एबीपी न्यूज ने दर्शकों को कल बताया था कि सेवादारों को लेकर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जिस लेकिन आप बेबसी देखिए ना वीरेश पांडे, सामने आया वीरेश पांडे आप बेबसी देखिए, यहाँ पर कितनी बेबस यूपी पुलिस नजर आ रही है कि ये जो हादसा हुआ हाथरस में, ये जो भगदड़ मची, 48 घंटे हो जाएंगे बस अब से कुछ ही देर के बाद, है ना। और अभी तक वो मुख्य आयोजक जिसका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया था या वो अन्य लोग जिनके नाम एफआईआर में दर्ज हैं, उनमें से कोई पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी उनमें से पुलिस नहीं कर पाई। इसे किस रूप से देखा समझा जाए? देखिए, मुख्यमंत्री के लाख कोशिश के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने यहाँ भूमिका निभाई, आकर बरसात में पूरी समीक्षा की, अधिकारियों की नकेल कसी, बावजूद इसके जो प्रशासन है वो अभी तक असहाय है। वो बाबा के जो मुख्य जो एफआईआर जिन पर हुआ है, जो बड़े सेवादार हैं, जिनकी बड़ी भूमिका है, उन तक हाथ नहीं डाल पाई है, उन तक नहीं पहुंच पाई है। इसका सवाल एबीपी न्यूज लगातार पूछ रहा है। कारण क्या है?
इसके पीछे का रहस्य समझना होगा, क्योंकि बाबा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, लाखों फॉलोअर हैं और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनावी गणित को भी देखा समझा जाना चाहिए। बाबा पिछड़े, दलित और अति पिछड़े समुदाय के ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करते हैं। उनकी बड़ी संख्या, बड़े फॉलोअर इसी बिरादरी से संबंधित हैं और ऐसे में मेरे साथ सुरेश पांडे में लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को देते हैं। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को लेकर एक और बड़ा खुलासा मैं आपको बताने जा रही हूं। भोले बाबा ने अपनी एक महिला सेना अलग से बना रखी थी जी। एक तो देखिए वो सेवादार, और इससे अलग बाकायदा महिला सेना थी। भोले बाबा की महिला सेना का ये वीडियो भी सामने आया है। तो भोले बाबा के सत्संग में महिलाएं क्योंकि बढ़ चढ़ कर पहुंचती थी और इसीलिए महिलाओं के लिए, जो महिला श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए एक अलग से महिला सेना का इंतजाम भोले बाबा की तरफ से किया गया था। ये देख रहे हैं आप, भोले बाबा की महिला सेना देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर एक ही वर्दी में नजर आ रहे हैं, सब एक तरह का ड्रेस कोड पहने हुए। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विरेशी के पास एक बार फिर से लेकर चलेंगे। विरेशी, एक नया वीडियो है जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी तो वो सेवादारों की दबंगई दिखा रहे थे, हम सड़क पर किस तरीके से जो यात्री गुजर रहे थे उन्हें धमका रहे थे, कह रहे थे वीडियो बंद करो, फोन बंद करो। और अब ये महिला सेना भोले बाबा की ये भी सामने आ गई है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अलग से अपना एक अलग ही साम्राज्य चलाने के मूड में यहां पर भोले बाबा थे, सेवादार भी, ये महिला सेना भी। विरेश, देखिए ये कोई सामान्य बाबा नहीं है। जब बसपा की सरकार थी तो इनकी गाड़ियां एक काफिले में जब चलती थी तो एस्कॉर्ट पुलिस उनके साथ रहती थी। आज भी इनकी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों का 30 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला चलता है और महिला इनकी सुरक्षा में बड़ी संख्या में जत्थे में तैनात हैं। और साथ ही साथ बाबा खुद अपने सुरक्षा कर्मियों के पर्सनालिटी पर ज्यादा ध्यान देते थे। यानी सुरक्षा कर्मी अगर पुरुष होगा तो 6 फीट से कम की उसकी लंबाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे में महिला सुरक्षा कर्मी की जो वहां पर बाबा के यहाँ व्यवस्था थी वो भी एक बड़ी संख्या उनकी थी। तो बाबा खुद टाई सूट वाले बाबा हैं, तो ऐसे में वो बहुत कुछ व्यक्तित्व पर ध्यान देते थे, पर्सनालिटी पर ध्यान देते थे। इसलिए जो उनका लग्जरी है, उनका आश्रम हो, उनकी व्यवस्था हो, उनका रहन सहन हो, उनकी क्वालिटी हो, उनका भाषण हो, उन भाषणों में भी रहन सहन पर, व्यवस्था पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। तो ये आधुनिक बाबा थे, ये लौकिक बाबा थे और लौकिक बाबा ने जो कांड किया है उस पर सवाल एबीपी न्यूज उठा रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि पिछड़ी बिरादरी से, दलितों में बाबा की गहरी पैठ है और ऐसे में बाबा पर हाथ डालना आसान नहीं है। इसलिए पुलिस बहुत संभल कर काम कर रही है। ये जो आयोजन, ये दुर्घटना जो हुई है, बावजूद इसके प्रशासन और मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी प्रशासन को पता है कि जरा सा गलती हुई तो ये संवेदनशील विषय है और इसमें उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे बिल्कुल इंतजार इसी बात का है कि आखिरकार बाबा पर कार्रवाई कब हो, क्योंकि अभी तक तो एफआईआर में दूर दूर तक बाबा का नाम नहीं। और इस बीच ये जो अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं अब सत्संग के, ये बाबा के किसी एक सत्संग का वीडियो है और इस सत्संग में नजर आ रही है बाबा की महिला ब्रिगेड। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय सेना के कमांडोज नहीं होते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में यहां पर बाबा ने अपनी महिला ब्रिगेड के लिए वर्दी तैयार करवाई हुई है। बिल्कुल ब्लैक कमांडोज वाली तर्ज पर यह वर्दी जो बाबा ने अपनी महिला सेना के लिए तैयार कराई है। मतलब एक बार में अगर आप देखेंगे तो शायद आपको धोखा हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है भारतीय सेना के कमांडोज आ गए। बिल्कुल वैसी वर्दी आप देख रहे हैं और उसी तरीके से वो सिर पर काला कपड़ा बांधा हुआ, जिस अंदाज में भारतीय सेना वाले ब्लैक कमांडोज नजर आते हैं, उसी अंदाज में ये बाबा की महिला ब्रिगेड है। सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, ये करना क्या चाह रहा था बाबा? रोमाना, साफ तौर पर आप देख सकती हैं कि जिस तरह की भारतीय सेना की वर्दी होती है उस तरह की कुछ जो वर्दी है वो बाबा की महिला सेवादारों की, और यही नहीं आप पुरुष सेवादारों को भी देखिए, वो भी जैसे ब्लैक कैट कमांडो होते हैं उस तरह के कपड़े पहनते हैं और साथ ही साथ डंडे लाठी लेकर चलते हैं। ये कैसे आखिरकार हो रहा था, ये सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार जो हाथरस की पुलिस थी या कासगंज की पुलिस थी या एटा की पुलिस थी, जहाँ जहाँ बाबा ये कार्यक्रम करता है वहाँ ये सारे के सारे सेवादार चाहे महिलाओं या पुरुष में मौजूद रहते हैं और ये
हजारों की संख्या में रहते हैं। तो आखिरकार ये पैरेलल तंत्र, ये समानांतर तंत्र पुलिस के कैसे आखिरकार ये भोले बाबा चला रहा था, इस पर नज़र क्यों नहीं पड़ी आखिरकार। और अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इसको पकड़ लाएंगे, उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये कार्रवाई पहले ही क्यों नहीं हुई? पहले ही क्यों 80,000 लोगों की परमिशन जब दी गई तो उस तरह से इंतज़ाम किए गए, उतने जो पुलिस बल थे उसकी व्यवस्था की गई, और सारी जो इंतज़ाम पीने के पानी से लेकर के शौचालय, और जैसा कि असीम अरुण अभी बता रहे थे कि जो SOP होती है उसको फॉलो किया जाता है, वो क्यों नहीं की गई? अब बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी, लेकिन अभी तक बाबा के गले, बाबा के गिरहबान तक पुलिस के लोगों का हाथ नहीं पहुंचा। ये सवाल खड़े करता है, क्योंकि निश्चित रूप से जो तंत्र था बाबा का वो अपने आप में बड़ा मजबूत था। ये भी बताया जाता है कि कई राजनीतिक दलों के नेताओं से बाबा की करीबी रही है, कई राजनीतिक दलों के नेताओं को बाबा के मंच पर जाते हुए देखा सुना गया है। तो इतना सारा कुछ प्रभावशाली बाबा जो था वो आखिरकार बना कैसे, और इस पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? नहीं, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं ना, देखिए वो जो राजनीतिक एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का खेल इस पूरे मामले पर चल रहा है ना, उसमें हर तरफ से वो दूसरे पक्ष वाले जो नेता हैं वो किस तरीके से बाबा के मंच पर पहुंच रहे थे, उस तरीके की तमाम तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और एक दूसरे की पोल खोलने के बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन बुनियादी बात ये हो जाती है कि अभी तक इस बाबा पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? नाम तक नहीं है इसका FIR में। हाथरस कांड के बाद विवादों में आया ये बाबा, और इसके राजस्थान का कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। बड़ा खुलासा आपको बताने जा रही हूं। राजस्थान के दौसा में पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के घर में चलता था बाबा का दरबार। बाबा के दरबार से इस केस में अहम सबूत भी मिले थे। वहां जब पुलिस की आम तरफ बड़ी एसओजी थी तो ये बाबा वहां से आश्रम छोड़ के चले गए, और ये पता चला कि ये आश्रम हर्षवर्धन का है और ये बाबा ही है। तो हमारे लोग जो वहाँ गए थे उन्होंने बताया ये घटना के बारे। तो देखिए कहां कहां तार जुड़ते हुए अब इस बाबा के नजर आ रहे हैं। और हाथरस के हादसे के बाद नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की पहली प्रतिक्रिया आई है। 24 घंटे के बाद बाबा ने बाकायदा एक बयान जारी किया है, सब चिट्ठी नुमा बयान है जो जारी किया गया है। नारायण साकार हरि ने सत्संग के बाद भगदड़ के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहरा दिया। लीजिए, पल्ला झाड़ते हुए अपने आयोजकों का यहां पर साफ तौर पर इस चिट्ठी के जरिए ये बाबा नजर आ रहा है। असामाजिक तत्वों को ये जिम्मेदार मान रहे हैं। बाबा ने बयान में कहा सत्संग स्थल से उनके जाने के काफी देर के बाद असामाजिक तत्वों की वजह से भगदड़ मची। बाबा का जो बयान है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं AP सिंह को अपना वकील नियुक्त करने की घोषणा भी की है अपनी इस चिट्ठी के जरिए। और मैं आपको ये बता दूं कि जो शुरुआती रिपोर्ट SDM ने हाथरस में DM को सौंपी है, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि साहब जब बाबा निकल रहे थे उस समय जो भक्त हैं वो उनके पीछे पीछे दौड़े, उनकी चरणों की वो धूल लेना चाहते थे। उस समय जो सेवादार हैं वहां पर उन्होंने जबरदस्ती उन श्रद्धालुओं को रोकने की कोशिश की और इसी वजह से यह हादसा हुआ, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। फिलहाल बाबा यहां पर पल्ला झाड़ता हुआ सीधे असामाजिक तत्वों की वजह से भगदड़ हो गई, ये तमाम बातें कह रहे हैं। और बाबा ने अपने लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AP सिंह को भी वकील नियुक्त कर लिया है। सुनिए जरा AP सिंह क्या कह रहे हैं। जो 2 जुलाई को हुई उसके लिए नारायण साकार हरि ने खुद संवेदना व्यक्त की है, मैसेज दिया है और इंजर्ड के लिए शीघ्र सही स्वस्थ होने की कामना की है। उस आधार पर ये मैसेज भी है और हम लोगों ने सब हॉस्पिटल में जाके जहां से उनको बेहतर सुविधा आगे जाना है, किसी को बिल्स हैं, कोई चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का, भारत सरकार का और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने तुरंत NDRF भिजवाई, टीम भिजवाई और राहत भी दी और ये घटना दुखद थी। और सम एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा जो असामाजिक तत्व थे जिनकी वजह से ऐसा हुआ उनकी भी जांच हो, दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो ये वकील AP सिंह को आप सुन रहे थे। देश पहचानता है AP सिंह साहब को, निर्भया के जो दोषी थे उनका पक्ष उनके वकील रहे हैं AP सिंह जी। खैर आगे बढ़ते हैं। सूरजमल उर्फ भोले बाबा के बचपन का एक दोस्त और साथ नौकरी करने वाले नाम राजेंद्र मौर्य, उन्होंने ABP न्यूज पर बड़ा खुलासा किया है। वो बता रहे हैं कि ये भोले बाबा 8वीं पास है। उनके दोस्त के मुताबिक सूरजमल, जो कि असली नाम इस भोले बाबा का बताया जा रहा है, वो कहता था कि एक रोज उसके गांव में चमत्कार हो जाएगा। 1968 में थे और वो 2 क्लास हमसे आगे थे, कक्षा 8 में थे। कौन सा कॉलेज था? SBR इंटर कॉलेज पटियाली। यहाँ
यहाँ का पटियाली का जो SBR इंटर कॉलेज है, तो आप 68 में 6ठे में थे और वो उस समय 8वें में थे। हाँ जी, तो किस दर्जे तक पढ़ाई की उन्होंने? कक्षा 8 तक उन्होंने पढ़ाई की थी। उसके बाद फिर वो पुलिस में भर्ती हो गई थी जाकर के। तो वो 8वीं पास हैं जी और उसके बाद फिर सीधा पुलिस में भर्ती हो गए। जी, उस समय लग जाते थे, कक्षा 8 पास थी पुलिस के लिए। आपने भी तो पुलिस में नौकरी की? जी, हमने भी पुलिस में नौकरी की है। हम तो कक्षा BA तक पास किया तो उसके बाद ही भर्ती हुए थे। तो आप लोग एक साथ भी कभी तैनात रहे हैं? हाँ, 1 साल हम इटावा में रहे, तैनात रहे हम जी। आप जब आप उनके साथ थे तो आपसे कुछ कहा करते थे वो, यहाँ जो उनका गांव है यहाँ के बारे में कुछ बताया, कभी कुछ कहा, कोई योजना प्लानिंग कुछ बताया? ये प्लानिंग ये बताया था कि गांव छोड़ के मत जाना, वहाँ ऐसा कोई चमत्कार जरूर होगा, तुम गांव में ही रहना, जब पेंशन जाओ बाहर किसी शहर में मत बनाना। तो आपने ये उनकी बात मानी और आपने गांव नहीं छोड़ा? हाँ, हमने उनकी बात मान करके और हम यहाँ रह रहे हैं, हमने किसी कस्बे में नहीं बनाया। परिवार में उनके कौन कौन है? परिवार में उनके 3 भाई थे, एक भाई खत्म हो गया, एक भाई मौजूद पूर्व प्रधान है जो यहाँ मौजूद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भरी सभा में एक IAS अधिकारी के सामने हाथ जोड़ना पड़ गया। मुख्यमंत्री पटना में एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने विभाग के अपर मुख्य सचिव के सामने हाथ जोड़ लिए। कहा कि हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये काम आप करवा लीजिए। बिल्कुल, ये भी उन्होंने कहा कि आप कहिएगा तो आपके पैर भी हम छू लेंगे। तो आर्यन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। आर्यन, ये क्या वाक्य हुआ? नीतीश कुमार अफसर से कह रहे हैं कि कहिए तो पैर छूलेंगे, हाथ जोड़ते हुए नजर आए हैं, क्या ये पूरा मामला? देखिए, पिछले कुछ सालों से अगर नीतीश कुमार को देखा जाए तो नीतीश कुमार अपने बयानों को लेकर बार बार सुर्खियों में आ जाते हैं और जिस तरीके से कल जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था उस दौरान CM नीतीश ने जिस तरीके से IAS अधिकारी को कहा, दीपक कुमार लंबे वक्त से नीतीश कुमार के साथ हैं और उनको कहा कि आप भाई जो भूमिका है उसको आप जल्द से जल्द 2025 तक पूरा करवा दे, अगले साल विधानसभा चुनाव है और अगर आप नहीं करवाते हैं, कुछ दिक्कतें हो रही है तो कहिए हम आपका पैर पकड़ते हैं, लेकिन आप इस काम को पूरा करवाइए। ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग लहजे में कई जिलों में कहा है अधिकारियों को कि आप हमारी एक एक काम को बताइए, हम आपका हाथ जोड़ते हैं, आप बताइए कि पहले क्या होता था। तो इन तमाम चीजें और आज जब एक बार फिर नीतीश कुमार का यह वीडियो सामने आया है तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या वाकई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक हैं? क्या बिहार को नीतीश कुमार ही चला रहे हैं? अगर अधिकारी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस तरीके का वीडियो सामने आता है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को लेकर अब जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। कई सवाल और अब वीडियो पर JDU क्या कहती है, हमने कई नेताओं से बात करने की कोशिश की है, हालांकि बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। ठीक है आर्यन, ये देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से हाथ जोड़कर कहा गया IAS अफसर से, सुनिए कि और सब काम बहुत करवा दिए, ये काम अगर हो गया होता आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, आपका पैर छूए, हम सबको करते रहते हैं, समाज का विवाद समाप्त कि जल्दी करिए, हमारी इच्छा है, जो तकलीफ आपको हो रही है कि और सब काम बहुत करवा दिए, ये काम अगर हो गया होता तो कितनी खुशी होती बताइए। हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। तो देखिए, जब मुख्यमंत्री को इस तरीके से अधिकारी को कहना पड़ रहा है तो सवाल उठने लाजमी है कि आखिर मुख्यमंत्री क्या इतने बेबस हैं, किस तरीके से उन्हें अधिकारी को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि आप ये काम करवा दीजिए, और इसी वजह से सवालों के घेरे में नीतीश कुमार। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छपरा में एक और पुल गिर गया है। सारण गांव में बना पुल गिरा, दर्जनों गांव का संपर्क इससे टूट गया है। सारण गांव के स्थानीय लोगों का कहना है कि 150 साल पुरानी पुल के समांतरण पुल आज तक नहीं बना था। प्रशासन को पुल टूटने का ही इंतजार था। और ये तस्वीरें भी आपके सामने, लगातार हो रही बारिश और बिहार में किस तरीके से मानो एक के बाद एक पुल लगातार गिरते जा रहे हैं, जो कि सवाल भी उठा रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है। अब देखिए, इस पुल के टूटने से जो तमाम जो गांव हैं, जो लोग हैं, उनके आवागमन पर एक परेशानी, एक मुसीबत पैदा हो गई है।
बिल्कुल, लगातार इस तरीके की तस्वीरें बिहार से सामने आना, पुल गिरने के हादसे सामने आना कई तरह के सवाल खड़े करता है। और अब एक और पुल गिरने की खबर छपरा से, और तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से ये पुल यहां पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। सारण गांव में दर्जनों गांव का संपर्क कट चुका है। और इसी बीच आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी हाथरस जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी जल्द ही हाथरस जाएंगे। हाथरस में जो हादसा हुआ, इतने लोगों की जान गई, उस पर राहुल गांधी अपनी संवेदनाएं जाहिर कर चुके हैं। और अब माना जा रहा है कि राहुल गांधी हाथरस जाएंगे और हो सकता है कि वो घायलों से, मृतकों के परिजनों से उनकी मुलाकात भी हो। जल्द ही राहुल गांधी हाथरस जाने वाले हैं। बिल्कुल, तो अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है हाथरस भगदड़ में, और अब जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही हाथरस जाएंगे। जैनेंद्र इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। जैनेंद्र, राहुल गांधी हाथरस का दौरा कर सकते हैं, ये खबर मिल रही है, क्या और जानकारी? बिल्कुल, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये जानकारी साझा की है कि राहुल गांधी हाथरस जाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि ये अभी फिलहाल तय नहीं है कि वो कब हाथरस का दौरा करेंगे। अभी वहां पर जो है वो स्थिति जो है वो अभी भी संभली है और उस पर जांच का कार्य जारी है। तो ऐसे में योजना बनाई जा रही है कि राहुल को कब जाना है, लेकिन बहुत जल्द वो हाथरस का दौरा करेंगे। और जो पीड़ित परिवार हैं सत्संग में, जो भगदड़ में जो लोग मारे गए, जो घायल हैं, उन पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी मिलेंगे। ये जानकारी कांग्रेस के बड़े नेता है संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, उन्होंने साझा की है। तो अब इंतजार रहेगा कि राहुल का कार्यक्रम कब होता है। सूत्रों का संकेत यह है कि राहुल कल संभवतः हाथरस जा सकते हैं। ठीक है जैनेंद्र, शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो सूत्र बता रहे हैं कि संभवतः कल राहुल गांधी हाथरस में पहुंच सकते हैं।